चलो, आपकी बुक में पेज है 264। नया टॉपिक बहुत अच्छे से समझेंगे और एकदम इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा ये पढ़ने में। और आप लोग पहले पढ़े भी हो अकाउंट्स में। रिकंसिलिएशन पढ़े हो? हाँ, रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पहले तो मेरे को बताओ रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? चेक करना नहीं, गलत, चेक करना नहीं। हाँ, इसलिए बोलता हूँ अकाउंट्स क्लास बैठा करो। देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें कैसा बोलते हैं, कैश बुक का जो बैलेंस है और पासबुक का जो बैलेंस है, अगर वो मिसमैच होता है तो क्या उसको सही करना है आपको? नहीं, वो गलत है ही नहीं, तो सही क्यों करोगे? सुनो, रिकंसिलिएशन मतलब रेक्टिफिकेशन नहीं होता है भाई। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है गलती को सुधारना, और रिकंसिलिएशन होता है सिर्फ कारण बताना कि भाई कैश बुक का बैलेंस अलग आ गया, पासबुक का बैलेंस अलग आ गया, उसका कारण बताओ, बस खत्म, वो है रिकंसिलिएशन। तो सबसे बड़ा डाउट तो यहाँ पे ये है। चलो ना अकाउंट्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा अकाउंट्स को जानते हैं। आप लोग मेरे को ये बताओ, कैश बुक अभिषेक की है, जो अभिषेक खुद बनाता है। देखो मैं दो चीज लिख रहा हूँ, कैश बुक अभिषेक की है जो अभिषेक खुद बनाता है, दो बार अभिषेक लिख दिया, ठीक है। अब पासबुक भी तो अभिषेक की ही है, लेकिन बनाता कौन है? बैंक वाला बनाता है। तो मेरे को बताओ, देखो बंदा एक ही है, अभिषेक का ही ट्रांजैक्शन दिखाया जाएगा। कैश बुक जो है ना, वो बिजनेसमैन खुद अपने ऑफिस में बनाता है बैठ के, और वही ट्रांजैक्शन अभिषेक ने जो ट्रांजैक्शन किया, बैंक वाला बंदा उसी को रिकॉर्ड करता है पासबुक में। इतना क्लियर? तो फिर डिफरेंस क्यों आएगा? जब एक ही बंदे का ट्रांजैक्शन दोनों लोग दिखा रहे हैं, तो डिफरेंस क्यों आएगा ये बताओ। बहुत सारे आप लोग बीआरएस में यही तो सीखे हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो अभी आपका जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है, एग्जिस्टिंग ना, अभी कैश बुक के हिसाब से आपका 500 रुपए है, पासबुक के हिसाब से भी 500 रुपए है, तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अभिषेक ने क्या किया, 50 रुपए का चेक लिखा, ऐसा हिमांशु के नाम पे लिखा 50 रुपए, मतलब क्या पेमेंट किया अभिषेक ने कि रिसीव किया? पेमेंट किया। अभिषेक ने अपने चेकबुक से पेमेंट कर दिया, तो अभिषेक दोनों में से क्या बनाता है? कैश बुक बनाता है, पासबुक बनाता है? कैश बुक। तो वो अपनी पासबुक में से कैश बुक में से 50 रुपए को क्या कर देगा? माइनस, तो उसका नया बैलेंस कितना हो गया? लेकिन ये चेक हमने किसको दिया था? हिमांशु को दिया था। अब हिमांशु ने क्या किया, उसको अब उसके पास पैसा आ गया क्या? क्या अभिषेक के बैलेंस से कट गया? वो एक्चुअल में कटा तो है क्या? माइनस तो हुआ है। बैंक में है अभी भी पैसा, क्योंकि हिमांशु ने जमा नहीं किया है। चेक का एक प्रोसीजर होता है ना, जिसको चेक मिला है, हिमांशु को मिला है, तो वो चेक को उसको अपने बैंक में जमा करेगा। एक दिन के बाद आता है जनरली, जो मैं देखा हूँ। अगर सेम बैंक का तो उसी दिन आ जाता है, सुबह जमा करोगे तो सेम बैंक का तो उसी दिन, जैसे मान लो उसका भी एक्सिस बैंक में, दूसरे का भी एक्सिस बैंक में, सुबह को जमा करोगे 10-11 बजे, शाम तक आ जाता है। लेकिन अगर बैंक अलग अलग है तो अगले दिन ही आता है जनरली। तो अगर एक दिन क्या, चेक तो वैसे भी 3 महीने तक वैलिड होता है, पता है। तो हिमांशु अगर 3 महीने भी अपने पास रखा होता है, तो देखो ना, अभिषेक ने तो माइनस कर दिया अपने कैश बुक में से, लेकिन क्या उसके पासबुक में से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि हिमांशु ने चेक जमा ही नहीं किया बैंक में। पासबुक वाले को पता ही नहीं है कि ये एंट्री हुई है, तो उसका बैलेंस क्या दिखेगा? 500 का 500 ही दिखेगा। ये सही है या गलती? किसकी गलती है बताओ मेरे को? गलती किसी की भी नहीं है। अभिषेक ने पेमेंट किया था, सुनो, किसी की नहीं है गलती। अभिषेक ने पेमेंट किया था, तो जाहिर सी बात है वो जो कैश बुक बनाते हैं उसमें पेमेंट दिखा देगा, उसमें एंट्री मांगेगा हिमांशु अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री मांगेगा। इसलिए उसने क्या किया, अपने कैश बुक में से उसको माइनस कर दिया। पैसा गया ना भाई चेक से, तो गया, टू बैंक मांग दिया, ठीक है। लेकिन हिमांशु ने भी एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू अभिषेक, लेकिन उसको जमा नहीं किया। ऐसा उठा के उसको बैंक में जमा करोगे तभी तो अभिषेक से कटेगा और हिमांशु में प्लस होगा। अब वो 3 महीने, वो क्या सोच रहे हिमांशु, अगर 3 महीना है मेरे पास, कभी भी जाके जमा कर दूंगा, 3 महीने का समय है मेरे पास, तो अभी तक उसने जमा नहीं किया, इसलिए पैसा कटा नहीं है। तो दोनों का मिसमैच हो गया। आपको बस इसका कारण बताने, क्या होता है इसका कारण? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये उसका कारण है।
गलती किसी की भी नहीं है, बस कारण एक है भाई, टाइम अलग अलग है, उसने आज दिखा दिया, वो बाद में दिखाएगा, बैंक वाला जब कटेगा वो बाद में दिखाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, वही तो हमको सीखने हैं। सेम ट्रांजेक्शन जो है वो आपका मतलब यही सेम लॉजिक। स्क्रीन बहुत अटक रही है, ठीक है थोड़ा सा चलना पड़ेगा। हाँ तो सुनो सुनो, ये जो पूरा लॉजिक है ना, सेम यही लॉजिक है आपके रिकंसिलिएशन एज पर रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स। इसका मतलब क्या ये बोलना चाहता हूं मैं कि भाई फाइनेंशियल अकाउंट्स का अलग प्रॉफिट आता है, कॉस्ट अकाउंट्स का अलग प्रॉफिट आता है, तो फिर रिकंसाइल क्यों करोगे भाई? अलग आएगा तभी तो रिकंसाइल करोगे क्या? पहले अच्छा पहले तो मेरे को ये बताओ, अभी मेरा सवाल पहले, इंटीग्रेटेड में अलग अलग आता होगा कि नॉन इंटीग्रेटेड में अलग अलग आता होगा? क्यों ऐसा? इंटीग्रेटेड में तो आप साथ में बनाते हो, फाइनेंशियल का जो कॉस्ट अकाउंटिंग है और कॉस्ट का जो अकाउंटिंग है वो आप एक साथ मिला के बनाते हो, तो प्रॉफिट भी तो एक सिंगल प्रॉफिट मिलेगा आपको। एक अकेले प्रॉफिट को किससे ही रिकंसाइल कर लोगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होता है, फाइनेंशियल का अकाउंटिंग अलग से होता है, कॉस्ट का अकाउंटिंग अलग से होता है, दोनों का नियम अलग है, प्रिंसिपल्स अलग है, इसलिए फाइनेंशियल का प्रॉफिट अलग आएगा, कॉस्ट का प्रॉफिट अलग आएगा। दोनों को आपस में क्या करना है, रिकंसाइल करना है। कोई गलत नहीं है, फाइनेंशियल अपनी जगह सही है, कॉस्ट अपनी जगह सही है, दोनों अपना अपना नियम फॉलो किए, बस आपको उसका कारण बताने कि भाई किस नियम के अंतर्गत उनका प्रॉफिट अलग अलग आया है। क्लियर है इतना चीज? ठीक है, सीधा क्वेश्चन में आएंगे, कोई लॉजिक नहीं है, पूरा पपलू है। पपलू बोले तो शॉर्टकट, पूरा शॉर्टकट है। बस एक छोटा सा आपको ख्याल ये रखना पड़ेगा, देखो बैंक में बीआरएस में आप लोग एक चीज जानते होंगे, अगर मैं चालू करता हूं डेबिट बैलेंस, याद करो थोड़ा सा, अभी है ना इंटर में बीआरएस पढ़े होगे, अगर मैं चालू करूं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो उसमें जो भी प्लस माइनस करूंगा तो फाइनल आंसर क्या आता है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ जाता है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूं, अगर मैं ऊपर नीचे कर दूं, अगर मैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से चालू करूंगा तो ये आ जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा। इतना क्लियर है? बस वही सेम लॉजिक है यहाँ पे कि अगर आप फाइनेंशियल के प्रॉफिट से चालू करोगे, एड लेस करोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट का प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आप कॉस्ट के प्रॉफिट से चालू करोगे, उसमें एड लेस करोगे, लॉजिक में बताऊंगा, तो क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये दो अलग अलग केसेस में से आप कौन सा करना चाहोगे? मैं बता रहा हूं आप यही करना चाहोगे। ये बहुत इजी रहता है कि फाइनेंशियल से चालू करो तो बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो? कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। तो जब फाइनेंशियल से आप कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकालोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ते पढ़ते कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकालोगे, वो इजी पड़ेगा, है ना। दिया फाइनेंशियल का, दिया तो दोनों रहेगा, आपकी मर्जी है आप किससे चालू करना चाहते हो। एक से चालू करोगे दूसरा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 100% आपको क्या करना है, हमेशा अपने साइड से फाइनेंशियल से ही चालू करना है। तो आप कॉस्ट का लॉजिक लगाओगे तो अपने आप कॉस्ट का प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है इतना? सीधा आता है इलस्ट्रेशन 2 में, देखो ध्यान से, पेज 264 है। लॉजिक मतलब थ्योरी था, तो मैंने थ्योरी और कॉन्सेप्ट बताया कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो अब समझ आएगा। प्लस माइनस सोचना है, बहुत आराम से सोचना है। इलस्ट्रेशन 2 है, देखो लिखा है द नेट प्रॉफिट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपीयर्ड एट 64,500 एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर इतना इतना। द कॉस्ट बुक्स हाउएवर शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 86,460 फॉर द सेम पीरियड। तो हम किससे चालू करेंगे? अभी बताया फाइनेंशियल से चालू करेंगे। देखना अब देखो कैसे आपको इसमें सात में से सात नहीं मिलेगा, आपको दोनों आंसर पता है। अगर आप फाइनेंशियल से चालू करोगे 100% वो कॉस्ट का 86,460 आना चाहिए। अगर नहीं आया है तो जो प्लस माइनस आपने किया होगा, जो प्लस किया होगा उसको माइनस करके देखते हैं, तो माइनस के मतलब कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना है। आंसर आपके साथ में जुगाड़, कॉमर्स के बच्चे हो, प्रोफेशनल हो गए हो, जुगाड़ लगाए कुछ भी वो आंसर उनको चाहिए, सात में से सात मिलेगा पूरा, ठीक है। हाँ, केयरफुल स्क्रूटनी से पता चला कि टोटल 10 तो डिफरेंस आ गए, हमको प्लस माइनस करके बताना है। तो देखो इसमें क्या, मैं क्या करूंगा, स्टेटमेंट लिखूंगा, स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन, ये लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन। फॉर्मेट बनेगा पर्टिकुलर्स और अमाउंट, बस जैसे कॉस्ट शीट का बनता है बस वैसे ही बनाएंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट।
हाँ, सबसे पहले लिखूंगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, क्योंकि वहीं से मुझे चालू करना है। हाँ, पहला पॉइंट लिखा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। हाँ, ये मैंने दिया हुआ है 64,500। अब प्लस माइनस करते जाएंगे, 10 स्टॉक पॉइंट दिया हुआ है, अपने आप आपका कॉस्ट का प्रॉफिट आ जाएगा 86,460 आएगा। तो चलो, अच्छा करना वैसे ही है, ऐड वाला सब एक साथ होना चाहिए, लेस वाला सब एक साथ होना चाहिए। तो आप जब रीडिंग टाइम आपको मिलेगा तब ये करना है। 15 मिनट का रीडिंग टाइम है आपके पास, उसी में इसको पढ़ के पूरा प्लस माइनस उसी टाइम सोच लेना है, और फिर जैसे ही चालू होगा 3 मिनट के अंदर पूरा राइटिंग करके आपको खत्म करना है इसको। रिटर्न में सिर्फ 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस तो मैं रीडिंग टाइम में ही सोच लूंगा पहले से। चलो आते हैं, सबसे पहला पॉइंट है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल बुक्स। रुको आराम से, मतलब इन्होंने क्या किया है, इनकम टैक्स को शो किया है किसमें, फाइनेंशियल अकाउंट्स में। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंट्स में शो नहीं किया होगा। 100 आगे करते कहाँ है, कॉस्ट शीट सीखे हो ना, कॉस्ट शीट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड आता है। ओवरहेड 3 टाइप का होता है। इनकम टैक्स कब आया, कभी नहीं आता है इनकम टैक्स। तो आप ध्यान से देखो, उसमें देखो रफ में वो नहीं करते, अमित सर बताते होंगे, वैसे ही बनाएंगे हम भी। सी मतलब कॉस्ट, एफ मतलब फाइनेंशियल। तो अब मेरी बात बताना ध्यान से, इनकम टैक्स को अपने कौन सी बुक्स में दिखाया है, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, तो वहां हो गया होगा माइनस, और कॉस्ट का क्या दिख रहा होगा, प्लस। जो भी करना है किस में करना है, क्योंकि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल पता है, माइनस है तो प्लस, बात खत्म। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, अमित सर ने ये भी सिखाया होगा, जब अनफेवरेबल होता है तो साइन सेम होता है, सेम होता है ना, हाँ सेम होता है, और जब फेवरेबल है तो उल्टा। यहाँ पे हमेशा उल्टा होगा, यहाँ पे हमेशा उल्टा होगा। अगर माइनस है तो प्लस करोगे, प्लस है तो माइनस करोगे, साइन सेम कभी भी नहीं होगा। भाई लॉजिक है ना, कॉस्ट आप फाइनेंशियल के प्रॉफिट से चालू किए हो, मतलब आप एक फाइनेंशियल के प्रॉफिट हो ऐसा अज्यूम करके चलो, है ना, आप अभिषेक नहीं हो, आप एक फाइनेंशियल के प्रॉफिट हो। आपका प्रॉफिट कम दिख रहा है क्योंकि आपने इनकम टैक्स दिखाया। आपको बनना क्या है, आप अभी फाइनेंशियल के प्रॉफिट हो, आपको बनना क्या है आगे जाके, आपको कॉस्ट का प्रॉफिट बनना है। कॉस्ट का प्रॉफिट क्या दिख रहा है, ज्यादा, तो आपको भी करना पड़ेगा ज्यादा। ये पूरा लॉजिक है, शॉर्टकट तो मैंने बता दिया, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये लो, कुछ है ही नहीं दम इसमें। लॉजिक मैंने बता दिया पूरा कि अभी आप फाइनेंशियल के प्रॉफिट हो और आपको बनना है कॉस्ट का प्रॉफिट, तो जैसा कॉस्ट का प्रॉफिट नहीं किया है आपको भी वैसा करना पड़ेगा, तभी तो आपको बन पाओगे। समझ आया, यही लॉजिक है। खत्म है टॉपिक, क्वेश्चन बनाएंगे और कुछ है ही नहीं। अरे इतना इजी। हाँ चलो मैं लिखते लिखे करो, लिखो इनकम ऐड में आएगा, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स लिखो, बुक्स लिखो आपके ऊपर है। अच्छा ऐसे करना, पहले जितना भी ऐड वाला लेस इनर कॉलम में लिखना, एक सब बाहर लिखेंगे, पहले सब अंदर साइड पे लिखना। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स 20,000 दिया है, मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, ठीक है। और पता है ना, ऐड वाले को पूरा छाटना। अगर सेकंड वाला देखते हैं, अगर लेस होगा तो उसको बाद में दिखाएंगे। सेकंड वाला देखो क्या लिखता है, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स। मेरे को ये बताओ, अगर आपने बैंक इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है इन फाइनेंशियल बुक्स, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, और कॉस्ट का क्या दिख रहा होगा, माइनस। जो भी करना है फाइनेंशियल में करना है, क्योंकि आपने उसी से चालू किया है, प्लस है तो माइनस, तो इसको हम बाद में दिखाएंगे। या अगर आपके में कॉन्फिडेंस है कि सर मैं 10-20 लाइन छोड़ देता हूँ, लेस चालू कर देता हूँ, तो वैसा भी कर सकते हो। अगर लग रहा नहीं जगह कम पड़ जाएगी तो बाद में दिखाओ, जगह आपको मैनेज करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो देखो 10 है ना, टोटल पॉइंट कितना है 10, 8 लाइन छोड़ दो और लेस वाला लिखना है, 8 से ज्यादा क्या ही आएगा। टोटल 10 पॉइंट है, आप 8 लाइन छोड़ दो ऐड के लिए, उससे ज्यादा थोड़ी करो, वैसे ही करो, ऐसे थोड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लेस यहाँ से चालू कर दो, लिख दो। 10 है, 8 से ज्यादा क्या ही आएगा, है ना, कॉमन सेंस थोड़ा सा। कॉलम नहीं बनाना है, ऐसे ऊपर हाँ, लेकिन एक साथ मिक्स नहीं करना है, मतलब चार्ट ऐड वाला एक साथ होना चाहिए। माइनस, लेकिन माइनस है ब्रैकेट में दिखाओगे, लेकिन नीचे दिखाओगे। ऐड वाला ऊपर अलग से दिखना चाहिए, लेस वाला उसके नीचे, नीचे ऐसे ग्रुप कैटेगरी में बांट के दिखाना है, ऊपर ऐड नीचे लेस।
तो देखो इसलिए मैंने जगह छोड़ दी है बहुत सारा, और लेस में लिखूंगा बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स। इनर कॉलम में लिखना 250 माइनस में, 250 को ब्रैकेट में कर दो, लेकिन अंदर साइड ही करना, ठीक। थर्ड में आओ, चलो हो गया ना सबका सेकंड। थर्ड में आए, थर्ड बोलता है वर्क ओवरहेड, मतलब कौन सा ओवरहेड है ये? वर्क ओवरहेड किसको कहा जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड को कहा जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, रिकवर मतलब एब्जॉर्ब, रिकवर मतलब एब्जॉर्ब होता है। तो वर्क ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब मतलब क्या? कम दिखाए खर्चा। अच्छा, वर्क ओवरहेड होता है क्या? खर्चा होता है, इनकम होता है? खर्चा होता है। अगर आप अपने खर्चे को कम दिखा दोगे, प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, किसका? कॉस्ट का भी, फाइनेंशियल। क्यों फाइनेंशियल क्यों नहीं? उसमें एब्जॉर्ब करते ही नहीं हो। अमित शाह आपको कभी एब्जॉर्ब का अभी नहीं बताया, क्योंकि फाइनेंशियल में होता ही नहीं है ना। जो एब्जॉर्प्शन होता है किसमें होता है? कॉस्ट में होता है। एकदम सही दिमाग लगाए हो, है ना। खर्चे, वर्क ओवरहेड एक खर्चा होता है, कम दिखा दिए हो, खर्चा कम दिखाने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कॉस्ट का बढ़ेगा। फाइनेंशियल का क्या दिखेगा? कम दिखेगा। जो भी करना फाइनेंशियल में करना है, माइनस है तो प्लस में दिखाओ। चलो वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर, समझ आ गया? है इजी है, बहुत इजी है। वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, देखो बोलने की जरूरत नहीं है कि कॉस्ट में अंडर रिकवर, आप लोग खुद पहचान लिए, रिकवर तो सिर्फ कॉस्ट में ही किया जाता है। तो हाँ, 1550 प्लस में ऊपर मैं लिख दिया इनर कॉलम में। आगे आओ, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। अगर डेप्रिसिएशन को तुमने चार्ज किया फाइनेंशियल में, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम, ऐसा मत सोचो। उसके नीचे भी एक चीज देखो, हाँ दोनों का दिया हुआ है। मतलब अब मैं अमाउंट के साथ लिखूंगा, देखो अब सामने स्क्रीन पे देखो, सी और एफ मैंने बना दिया, ठीक है। अब मेरे को बताओ फाइनेंशियल वाले ने कितना दिखाया डेप्रिसिएशन, तो मैं एफ के नीचे 5600 लिख देता हूँ। और कॉस्ट वाले ने कितना दिखाया डेप्रिसिएशन? 6000। ये दोनों आपको आंख खोल के देखनी था ये वाला चीज, ठीक है। मैं फाइनेंशियल के ऊपर कमेंट करता हूँ ना, फाइनेंशियल ने क्या किया? डेप्रिसिएशन को कम दिखाया है। फाइनेंशियल के ऊपर टिप्पणी करेंगे, फाइनेंशियल ने अपना डेप्रिसिएशन कम दिखाया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा। फाइनेंशियल का कॉस्ट का कम दिखेगा होगा। जो भी करना फाइनेंशियल में करना है, प्लस है तो माइनस कितने से? 400 से दिखाओ माइनस में। और सेंटेंस क्या लिखोगे? डेप्रिसिएशन ओवर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट, या फिर ये भी लिख सकते हो अंडर एब्जॉर्ब्ड इन फाइनेंशियल, जो आपकी मर्जी हो। ज्यादा बेटर है ओवर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ना, तो ये लिख सकते हो डेप्रिसिएशन ओवर एब्जॉर्ब्ड। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेप्रिसिएशन दोनों दिया हुआ था। अगर आप पहले वाले को देख के कर देते, प्लस माइनस दिखा दे, फिर देखते अगर एक और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो गलती हो जाती, काटना पड़ता है ना। ऊपर नीचे दिया तो पूरा देख लेना अच्छे से। डेप्रिसिएशन ओवर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट 400 ब्रैकेट में। आगे आओ, चलो छठवां पॉइंट, चलो आप लोग बताओ, सीधा फाइनल आंसर बताओ। एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, ओवर रिकवर्ड है। हाँ सीधा फाइनल आंसर बताओ। उसमें आएगा, लेस में आएगा, बिल्कुल। एडमिन को आपने ज्यादा दिखा दिए खर्चे को, तो उसका प्रॉफिट कम हो गया होगा। किसका? कॉस्ट का। कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया तो फाइनेंशियल का ज्यादा दिख रहा होगा। जो भी करना फाइनेंशियल में प्लस है तो माइनस, माइनस में लिखो एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, सीधा अमाउंट दिया हुआ है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं निकालेंगे, 850 ब्रैकेट में, ठीक है। आगे आओ, लॉस। अब तो पूरा मन में सोच सकते हो, इतना इजी है। लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो उससे फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्या हो गया होगा? क्या कर देंगे? बढ़ा दो, ऐड कर, क्योंकि कॉस्ट का तो ज्यादा दिखेगा, तो हमको तो कॉस्ट ही बनना है, हमको भी अपना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। लिखो लॉस, देखो पूरा मत लिखो, ऐसे लिख दो बस, लॉस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। लॉस चार्ज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, हाँ ये दिखा दूंगा मैं 2800, जो कि प्लस में रहेगी, ठीक है। आगे आओ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, मतलब इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बढ़, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक इनकम है, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, कॉस्ट का कम दिख रहा होगा,
तो हमको फाइनेंशियल का भी वापस कम करना पड़ेगा। लिखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड भी लिख दो साथ में, क्रेडिटेड लिखो तो और क्लियर रहेगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ऐसा लिखो। क्रेडिट किस में दिखाता है? फाइनेंशियल में तो डेबिट, सॉरी कॉस्ट में तो डेबिट क्रेडिट होता ही नहीं है। डेबिट और एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम फाइनेंशियल बोलते हैं। तो आप लिखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो ये आपका रहेगा 4000 ब्रैकेट में। आगे स्टोर एडजस्टमेंट, दिमाग नहीं लगाना है, सामने से दिया हुआ है क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्या हो गया होगा? क्या करना पड़ेगा? माइनस कर दो, माइनस। इतना इजी, पूछ ले भाई, मजा आ जाएगा। हाँ दोनों का दिया करता है, हमेशा दिया करता है। बीआरएस में कई बार नहीं देता है, कई बार एक ही का देता है, दूसरा खुद निकालो खुद जानो। इसमें दोनों का देता है हमेशा। हाँ कई बार ऐसा होता है, अब बताऊंगा धीरे धीरे। क्वेश्चन ऐसा होता है कई बार पहले तो आपको दोनों प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद रिकंसाइल करना है ना। अभी दोनों प्रॉफिट दिया है, क्वेश्चन कैसा आ सकता है? दोनों प्रॉफिट पहले खुद निकालो। कॉस्ट का प्रॉफिट कैसे निकालोगे? कॉस्ट शीट बना के निकालोगे, और फाइनेंशियल का पीएनएल बनाओगे, ट्रेडिंग पीएल बनाओगे। यहाँ पर फाइनेंशियल और ट्रेडिंग पीएल बनाओगे, परचेज सेल सब दिखाओगे, जीपी आएगा, एनपी, वो आपका प्रॉफिट रहेगा। तो चलो अभी तो इसको कंप्लीट करो। स्टोर एडजस्टेड क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स 240 माइनस में रहेगा, ठीक। उसके बाद लिया हुआ लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू, लेकिन इसने हाँ प्रॉफिट कम हो जाएगा। लॉस है भाई, प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन किसका कुछ बताया तो कोई हिंट नहीं इसका। डेप्रिसिएशन तो दोनों में लगता है, लेकिन डेप्रिसिएशन में स्टॉक थोड़ी लगता है सब में। हमने कभी बताओ किसमें? आप लोग चलो बताओ, मतलब ये फाइनेंशियल में हुआ होगा। हाँ सामने देखो स्क्रीन पे, आप लोग एक चीज पढ़े होगे, फाइनेंशियल में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? नहीं, ओपनिंग का कंजम्पशन थोड़ी पूछेगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालोगे फाइनेंशियल में? जितना वो हो चुका है, ऑप्शन दूंगा तो बता दोगे, लेकिन सोचो ऐसे। वो तो यहाँ भी वही करते हैं। चलो ऑप्शन दे देता हूँ, फिर तो 100% बता दोगे। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, नीचे बगीस लोअर। नहीं पढ़े हो क्या ये? फाइनल अकाउंट्स में करना होता है भाई, कैसे कर करो? फाइनल अकाउंट्स है अभी इंटर में, है ना? मैं खुद भूल गया। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में कहाँ? क्रेडिट साइड। तो दो जगह क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया होता है। तो कभी नोटिस करना, ढूंढना क्वेश्चन, आज होमवर्क है, क्वेश्चन ढूंढ के आना। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में देता है, लेकिन दो वैल्यू देता है। कॉस्ट अलग देगा, मार्केट वैल्यू अलग देगा। या मैं 11th की बुक से फोटो खींच के भेज दूंगा। तो कॉस्ट भी देता है, मार्केट वैल्यू भी देता है। दोनों में से जो कम होता है हमको वो लेना होता है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में कैसा होता है? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड ऑलवेज एट कॉस्ट। यहाँ पे मार्केट वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे ही वैल्यू किया जाता है। फाइनेंशियल में होता है विच एवर इज लोअर। तो मान के चलो कभी कॉस्ट लोअर है तो वो दिखाएंगे, कभी मार्केट वैल्यू लोअर है तो वैसे डावाडोल होता है, कभी वो। तो इसीलिए ये वो दिया है, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू। स्टॉक में डेप्रिसिएशन, अच्छा सुनो, मैं 11th के बच्चे से भी पूछूंगा ना, डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्या बोलेगा? डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब नॉन करंट एसेट में लगता है डेप्रिसिएशन। तो स्टॉक है, स्टॉक तो करंट एसेट होता है, इसमें कैसे? इसमें नहीं लगता है डेप्रिसिएशन। लेकिन ये वाला जो लॉजिक है, या तो कॉस्ट या तो मार्केट वैल्यू, व्हिचएवर इज लोअर, ये वो वाला बात कर रहे हैं जो कि हम फाइनेंशियल में ही करते हैं। ऐसा पूरा दिमाग लगाना था डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो लॉस है, किसमें हुआ होगा? हमने डिस्कस कर लिया, फाइनेंशियल में हुआ होगा। फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा, और कॉस्ट का तो ज्यादा ही दिखेगा, तो फाइनेंशियल को भी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। ऐड में लिखेंगे लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक, वो लिखना पड़ेगा, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक। पता है क्वेश्चन 3350। तो ऐड वाले को पूरा एक साथ टोटल करो, लेस वाले को एक साथ करो, फाइनल आंसर कॉस्ट का ही प्रॉफिट आएगा। तो ये 20, 1550, 2800 और 3350। देखो 4 आइटम है ऐड में, तो उनका टोटल आया है 27700।
उसको मैं ऐड करूंगा ऊपर वाला जो प्रॉफिट था 64,500 है ना, इसको ऐड कर दूंगा तो आया 92,200। अगर माइनस वाले को मैं लेके आऊंगा कॉलम में 250, 400, 850, 4,000 और 240, ये आया 5,740। ब्रैकेट में मैं माइनस कर दूंगा 92,200 में से, तो आ गया हाँ 86,460। बाजू में लिख दो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, और यही हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, पूरा फुल साथ में साथ मिल गया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। इसमें चांस ही नहीं है मार्क्स कटने का, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। अब सारे क्वेश्चन यही है, इसमें कुछ बचा ही नहीं, 4-5 क्वेश्चन है। तो अभी बनाओगे ये होमवर्क करोगे, क्योंकि कुछ दम नहीं है इसमें। चलो अभी हाँ यहाँ बैठ के तो बनाओ, बिल्कुल बनाओ, जितना बनता है बनाओ, बाकी होमवर्क, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं, मतलब क्वांटिटी अच्छी है इसकी। जो एक आध अच्छे क्वेश्चन है जो नहीं बनेंगे लगते वो बता दो। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे प्रॉफिट भी आपको खुद निकालना पड़ेगा। यहाँ तो दोनों प्रॉफिट दे दिया था, पहले प्रॉफिट निकालो और फिर रिकंसाइल करो, ऐसा क्वेश्चन आता है। हाँ निकालो सीधा, टेम निकालो। पेज है 273, उसमें दोनों का प्रॉफिट आपको निकालना है, फाइनेंशियल का भी निकालो, कॉस्ट का भी निकालो। रजिस्ट्रेशन करने का मिनिमम 12-15 का दीजिए, फिर और ज्यादा और ओरल में ज्यादा नहीं लगता है क्या? मेरा तो पोस्टर में ऑलमोस्ट महीना का कोई 5 दिन लग गया। और यहाँ प्रोसेस चैप्टर में अगर बुक होगा स्टॉक में तो दे देता है वो, ये तो देता है। अभी वो कॉल अब मैं तो रजिस्ट्रेशन के 2 महीने बाद किया था, तो मेरे को मिलेगा ही। नंबर है। हाँ चैप्टर नंबर ये 6 है, चलो बना। अब मैं कब से सोचता हूँ चैप्टर ऑफिस क्यों बोलते, चैप्टर पढ़ाते क्या वहाँ जाके? पढ़ाते हो वहाँ? पता है, तो सिंगल चैप्टर पढ़ाते हैं। अरे वो मेरी टाइमिंग खत्म होने वाला है, जूम का 4 मिनट बचा है, तो उससे अच्छा बीच में खत्म हो, मैं अभी बंद करके तुरंत वापस चालू करते हैं। तो प्राची वापस से ज्वाइन करना, लिंक वही है। हाँ आप लोगों को भी करना पड़ेगा ना। नहीं शायद ये कम है, 40-50 मिनट का है, 45 मिनट का होगा। तो फिर वो लो सब्सक्रिप्शन लो, 3,000 रुपये साल का है। 10 मिनट से पहले मीटिंग में यहाँ चालू नहीं हो सकता, बैठो 10 मिनट ऐसी। अरे जूम तो एक काम करो, सेकंड अभी बनाए, थर्ड बनाओ। थर्ड बनाओ, 9 मिनट बाद ज्वाइन करना, जानबूझ के अपना सब्सक्रिप्शन दिलवाने के लिए। बंदा परेशान होके ले लेगा, मैं नहीं लेगा। हाँ उसमें भी बंद तो होता है, बाकी चालू का नहीं पता, तुरंत होता है कि बंद तो होता है उसमें, पहले नहीं होता था। लॉकडाउन के बाद सब लोग इसी में घुस गए, पैसा कमाने के लिए लोग करने लगे, फिर सब्सक्रिप्शन। जूम चालू होगा, अभी थर्ड बनाओ। पूरा वही लगेगा। मेरे को क्या पता नीचे नहीं हो पाएगा। एलविश भाई कमल विहार भाई पता नहीं, बंद करके वहाँ क्लास नहीं चलाएंगे वहाँ पे। पूरा क्लास चली नहीं गई है, पूरा रेंट पे देंगे बोल रहे।
हाँ तो वही कैश फ्लो आ नहीं रहा है, बच्चे आ नहीं रहे, तो EMI कहाँ से जाएगा? तो रेंट पे चढ़ा देंगे पूरा। पहले 2 फ्लोर सोचे थे रेंट पे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कोचिंग रहेगा, सेकेंड और थर्ड फ्लोर रेंट पे जाएगा, पहले ही सोचे थे, अब बोलते चारों पे रेंट पे जाएगा। अभी 1 साल के अंदर वापस भी आ जाएगा भाई। कितना, 1 फ्लोर का कम से कम 1 लाख मिलेगा, कम से कम। कितना बड़ा है? तो अगर महीने का 4 लाख हुआ, हाँ तो नहीं 1 साल में नहीं होगा, कम से कम इनका 3.5 करोड़ तो लगा है, कम से कम। अभी 1.5 करोड़ का तो प्लॉट था, इतना उसमें बनवाए हैं, इतना सारा, कितना डिटेल पानी को फिटिंग वगैरह बहुत कुछ लगता है ना। 3.5 करोड़ है साल का, इनको अगर 48 लाख भी मिलता है तो 40 लाख भी मिलता है साल का रेंट से, तो 9 साल लगेगा वापस आने में। शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे। बच्चे नहीं पता, क्यों बच्चे क्यों नहीं होंगे? नहीं अभिषेक को बच्चे क्यों नहीं होंगे? अरे सर 8 साल में शादी कर लिए। ए बनाओ, चलो हो गया। का ज़्यादा दिखा रहा हूँ। प्लस है और फाइनेंशियल माइनस होगा, नॉट चार्ज इन कॉस्ट का मतलब चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट तो वहाँ माइनस है प्लस उल्टा बोला तो सही बोला है। पहले उल्टा बोला था सर। महसूस कर दे रहे हैं। वो आईडी को मैं कंफर्म कर रहा हूँ। गलत नहीं होना चाहिए। चंदू दीदी आई ही नहीं है, नहीं लगा के था। लास्ट इसके पहले अपना देखो, अपना इसके पहले अपना 2 चैप्टर हुआ था ना, कि एक ही बजट बस हुआ था ना, और मार्जिनल। बजट का और मार्जिनल का, मार्जिनल तो पूरा रिकॉर्ड हुआ है अच्छे से, बजट का आधा आधा हुआ है। तो मैं उसको यूट्यूब में नहीं डाला था, जो चलेगा था चलेगा था। जैसे ये डाला, 2 दिन हुआ इसका, बड़ा 23 सब्सक्राइबर बढ़ गए, मतलब CMA वाले हैं बहुत ज़्यादा, अच्छी बात है, गुड। तो सर सीएमए को वाले तो क्या है, अच्छे से कोई यूट्यूब में इतना डिटेल में कोई नहीं बताता, कोई नहीं डालता। इंटर के सिर्फ बहुत कम CA इंटर तो भाई इतना मिलेगा, खोज नहीं पाओगे इतना मिलेगा मतलब। सीएमए इंटर का सिर्फ एक वो हार्दिक गुप्ता पढ़ाता है। हाँ। ये लेके हाँ। थोड़ा
मतलब ना सीएमएन का है ना पेड वाले ही है जो वो ऐसे फ्री में यूट्यूब में कोई डाल तब से 128 मटके होता सब्सक्राइबर, अचानक से 143 हो गए। डालते तो आप बढ़ जाएगा, फेमस हो जाओ। वाले मान से तो पीछे छोड़ दो। है भी 6 साल से है ना उनका, 5 साल से है उनका। शॉर्ट वाली को फटाफट सॉल्व करो। कैमरा भी खुद का मंगा लिया हूँ, कल आ जाएगा। एक नंबर माइक है, कैमरा भी आ जाएगा, एक नंबर क्वालिटी होगी। बस प्रोजेक्टर महंगा है, 45,000 का है, नहीं तो वो भी मंगा लेता। 45 का आता है, 5-10 सोचा था भैया ले लेता मैं, 45,000 किसको बोलते काम तो आना चाहिए हमारे। कौन सा वाला पॉइंट? सबसे लास्ट। Work was started during the year on a new factory. An expenditure of 16,000 was incurred. Depreciation of 5% was provided in financial. मतलब 16,000 का 5% 800 रुपए, 800 रुपए का डेप्रिसिएशन हमने दिखाया फाइनेंशियल में, तो उसका माइनस हो गया होगा। हाँ, और क्योंकि क्वेश्चन ने आपको बता दिया, हिंट दे दिया ना उसने कि हाँ फाइनेंशियल में ही दिखाया है, हिंट लास्ट में वही लिखा हुआ है। 5% was provided in financial, मतलब नॉट इन कॉस्ट, तभी तो डिफरेंस आएगा। तो लोग सोचेंगे ना डेप्रिसिएशन तो हम भी दिखाते हैं कॉस्ट शीट में, लेकिन वो हिंट दे गए रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल, मतलब नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। तो फाइनेंशियल का कम हो गया होगा, ऐड कर देंगे, ऐड में जाएगा आपका 800 रुपये। फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट है 8,550, कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट है 3,660 रुपये। बेचारी अलग बुक में है, उसका अभी बनाना चालू कर रही है, अलग है। अभी आप लोग का होने वाला है क्या? हो गया उसको कहने दो, बोले चालू कर। मतलब तो उस क्वेश्चन को नहीं सर चालू कर देंगे। जूम भाई हो गया क्या? 10 मिनट? हाँ हो गया। आप लोग भी खोल लो।
अगर ज्वाइन करो जल्दी से, प्राची आ गई। तो मैं भी आऊँ। और फिर निकालो इलस्ट्रेशन 10। और कोई आ गया क्या? नहीं। ये हाँ हाँ would like to speak PhD. चलो सब आ गए। Illustration 10 हाँ। Shit. Nice. ये मैक्स हाँ। चलो पेज है 273। इलस्ट्रेशन ये 10 है। टेबल बना के दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 10 में। टेबल में सबसे पहली चीज दी हुई है डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन 50 लाख। डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन दिया है 50 लाख। हमारी बुक में है पेज 273 इलस्ट्रेशन 10, जिसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ टेबल के अंदर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 50 लाख। हाँ वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये सर आप पढ़ के खुद समझ जाओगे, दोनों का प्रॉफिट दिया नहीं है। पहले आप प्रॉफिट निकालोगे और फिर ही कर 3 चीज बनाओगे। देखो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कॉस्ट शीट बना के। फाइनेंशियल का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बना के। वैसे जैसे वहां बनाते हो वैसे ही बनाओगे और फिर रिकंसाइल करोगे। 3 चीज बनेगा टोटल, है ही नहीं। स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, क्वेश्चन ही नहीं। प्राची ग्रुप में भेज दिया हूँ क्वेश्चन। चलो ये हो गया उनो। हाँ पहले क्वेश्चन पूरा देखते हैं, दिया क्या क्या है। लिखा है डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन 50 लाख है, डायरेक्ट वेजेस 30 लाख है, फैक्ट्री ओवरहेड 16, एडमिन 7, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 960। यहाँ तक तो मेरे को लगा कि ये सब कॉस्ट का ही डेट है, कॉस्ट शीट में ऐसा बहुत काम आता है। लेकिन फिर आया बैड डेट्स, जो कि सिर्फ प्रॉफिट लॉस में आता है, अपने पे नहीं आता है। बैड डेट्स जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल में दिखाया जाता है, डेबिट साइड प्रॉफिट कम हो जाता है, कॉस्ट शीट में नहीं आता है, उसका ज्यादा दिखेगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, लीगल चार्जेस भी सेम, फाइनेंशियल में एज एन एक्सपेंस दिखाया जाता है, कॉस्ट में एक सेकंड कॉस्ट में लीगल चार्जेस दिखाते हैं हाँ, एडमिन ओवरहेड। लेकिन सुनो, अगर आपको पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस्ट शीट, समझो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है, सब चीज अलग अलग दिया हुआ है, तो लीगल चार्जेस आप कौन से ओवरहेड पे दिखाओगे, दिखाते हैं ऑफिस वाले में। लेकिन क्या आपको ऑफिस ओवरहेड अलग से दिया है, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड? हाँ दिया है 7 लाख, हाँ वही हुआ ना, चौथे पॉइंट में दिया है 7 लाख, तो मतलब वो लीगल चार्जेस उसमें इंक्लूड होगा। ये तो लीगल चार्जेस दिखाते हैं, आपको खोल के देख सकते हो कॉस्ट शीट का, ऐड कर दिया है तो सही क्या थी बीजी। चलो लीगल चार्जेस भाई हम दिखाते हैं ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, और क्योंकि यहाँ पे एडमिन ओवरहेड दिए 7 लाख, मतलब उसमें जोड़ा हुआ है, तो इसको हम सिर्फ फाइनेंशियल में दिखाएंगे अलग से। और फिर डिविडेंड रिसीव ये कहाँ पे आते, पहले तो कौन से में दिखाते हैं बुक्स में, फाइनेंशियल बुक्स में दिखाते हैं, कौन से साइड, क्रेडिट साइड, इनकम है भाई, ठीक है।
उसके बाद दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव, ये भी फाइनेंशियल में क्रेडिट साइड दिखता है बस। सेल दिया हुआ ये तो दोनों जगह आता है, और क्लोजिंग स्टॉक भी दोनों जगह आता है, चाहे वो फिनिश गुड्स का हो चाहे WIP का हो, दोनों बुक्स में आता है। लेकिन वैल्यू अलग अलग होगा, अभी बताया था फाइनेंशियल में निकालते मार्केट वैल्यू या कॉस्ट विच एवर इज लोअर, लेकिन कॉस्ट में सिर्फ कॉस्ट। तो देखो अच्छा, और खत्म थोड़ी हुआ है, लिखा है। अच्छा मेरे को बात बताओ, मैंने जानबूझ के एक चीज नहीं पढ़ी, आप लोग बताओ, मैंने घुमाया आप लोग मान भी गए। ये जो टेबल पूरा दिया हुआ है ये सिर्फ कॉस्ट का है कि सिर्फ फाइनेंशियल का है कि दोनों का मिक्स है? सिर्फ फाइनेंशियल का है। ऊपर वाली लाइन पढ़ो, सबसे पहले लाइन लिखी हुई है द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। ये पूरा फाइनेंशियल का डेटा था, कॉस्ट का तो अब चालू होगा टेबल के बाद। देखो लिखा है सीधा, टेबल के बाद लिखा है द कॉस्ट अकाउंट्स, यहाँ से चालू हुआ है। द कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द सेम पीरियड रिवील टारगेट मटेरियल कंजम्पशन है 56 लाख का। देखो मटेरियल में पहला डिफरेंस है, उसमें 50 है, इसमें 56 है, 6 लाख का डिफरेंस। फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो ये तो आपको भाई पूरा कॉस्ट शीट ही बनाने बोल दिया अच्छे से, ठीक है। फिर एडमिन ओवरहेड बोलता है 6 रुपए पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। फिर सेलिंग बोलता है 8 रुपए पर यूनिट सोल्ड, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिकंसाइल द डिफरेंस। पहले कॉस्टिंग का बनाओगे, फाइनेंशियल का बनाओगे और फिर रिकंसाइल करोगे। तो चलो एक काम कर, पहले फाइनेंशियल का ऐसा सीक्वेंस थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है, पहले हम फाइनेंशियल का बनाएंगे क्योंकि उसका टेबल में अच्छे से दिया हुआ है बना के। तो मैं चलो उसके लिए क्या लिखूंगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगा, ठीक है। एक साथ बनाएंगे, ऐसा नहीं करना। सुनो, ट्रेडिंग और P&L अलग अलग मत बनाना कि पहले जीपी निकाले, जीपी को ट्रांसफर, ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको नेट ट्रांसफर, वैसा नहीं करना है। ट्रेडिंग नाम है एक साथ लिख दिए, आइटम भी एक साथ दिखाएंगे, अलग अलग ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे लिखूंगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट में डेबिट साइड, राइट में क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट हो गया। चलो सभी तो खर्चा है, दिखाते तो आप लोग जानते हो, एक्सपेंस को डेबिट में दिखाओ, इनकम को क्रेडिट में दिखाओ। तो डेबिट में लिखेंगे सबसे पहले, शॉर्ट में लिखो, अभी चलो टाइम बचाओ, शॉर्ट में लिख दो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, DM कंज्यूम, ऐसे लिख दो DM कंज्यूम, और क्या 50 लाख, 1 2 3 4 5। उसके बाद दिया डायरेक्ट वेजेस, ये भी डेबिट में आएगा 30 लाख, ठीक है। उसके बाद दिया फैक्ट्री ओवरहेड, डेबिट में आएगा 16 लाख। एडमिन ओवरहेड डेबिट में 7 लाख। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 9,60,000, ठीक है। बैड डेट्स आएगा, हाँ हम फाइनेंशियल का ही तो बना रहे हैं, डेबिट में आता है बैड डेट्स 80,000। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ आएगा, प्रीलिम एक्सपेंस लिख लो बस, है ना। यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करना है तो उसका एक्सपेंस ही है, जैसे अपने यहाँ फाउंडेशन होता है उनका प्रीलिम्स होता है। तो 40,000 लिख दो। लीगल चार्जेस आएगा 10,000। डिविडेंड रिसीव्ड ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 1 लाख से, इनकम है। डिविडेंड रिसीव्ड 1 लाख क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि उस समय हम कॉस्ट का सोचे, मैंने बोला ये कॉस्ट है, आप लोग मान गए। कॉस्ट का अगर होता तो फिर वो इंक्लूड मानते, लेकिन तो है फाइनेंशियल का अलग अलग ही है, अलग दिखाएंगे। अगर मैं बोलता हाँ एडमिन ओवरहेड 7 लाख है कॉस्ट का, तो फिर मतलब लीगल उसमें इंक्लूड होता, ठीक है। तो डिविडेंड रिसीव दिखा दिए। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव भी यहीं पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड अपने को दिया है 20,000।
ये मतलब आपके फाइनल अकाउंट से भी ज़्यादा इजी है, सब तो दिया है। और कुछ इसमें एडजस्टमेंट नहीं होता, वो सब नहीं होता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड और क्या क्या तो रहता है ना, वो सब नहीं आता। सेल दिया हुआ है क्रेडिट साइड पे लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो भी क्रेडिट साइड पे लिख दो। सेल है मेरा 1,20,00,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया दोनों का लिख दो, फिनिश गुड्स का और WIP का। बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखना ऐसे कर सकते हो, एक लाइन में फिनिश गुड्स, दूसरी लाइन में WIP। फिनिश गुड्स का है 3,20,000, WIP का है 240, मिला के हो गया 5,60,000। निकाल लो नेट प्रॉफिट, खत्म। 20,00,000 26,50 यार 39,90,000 आई, गड़बड़ी है, कुछ माइनस कम किया मैं। इससे करके देखते हैं, 1,20,00,000 है, 90 आया, हाँ वही है। दस 40 80 9 60 7 16, अच्छा वो 16 लाख को कम कर दिया था, 30 लाख और फिर 50 लाख आ गया। 12,90,000 टू नेट प्रॉफिट, फुल फॉर्म में लिखेंगे 12,90,000। बॉक्स बना के टोटल लिख देना हो तो बच्चों का काम है, ठीक है। अब बनाएंगे कॉस्ट शीट, भाई फाइनेंशियल का प्रॉफिट तो आ गया 1290, अब कॉस्ट शीट बनाएंगे, तब तो रिकंसाइल लिखो, कॉस्ट शीट बना दो फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट। कुछ नहीं बोला है तो सेम रहेगा। अब कॉस्ट शीट का सीक्वेंस देखो, हर कोई जानता है। कॉस्ट शीट में सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, तो क्या ये हमको अलग से दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, टेबल के नीचे लाइन में लिखा था 56 लाख, उतना ही दिखाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 56 लाख। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस के बारे में कुछ नहीं बताया तो 0 लगेगा, बताओ। डायरेक्ट वेजेस कुछ नहीं बोला, 0, हाँ सेम लगे। भाई बिना वेजेस के कैसे बनाए होंगे, मतलब लगेगा तो सही, सेम लगे, कुछ नहीं बोला तो सेम सेम। डायरेक्ट वेजेस लिखो 30 लाख, सेम एज फाइनेंशियल, मतलब इसका मतलब ये रिकंसिलेशन में नहीं आएगा, सेम है। हाँ उसके बाद देखो कॉस्ट शीट का सीक्वेंस ही करो ना, गलती नहीं होगा। आप कॉस्ट शीट बनाओगे भाई, अभी इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं है तो बस इन दोनों को ही ऐड करके आप क्या बोल दोगे, क्या है? प्राइम कॉस्ट है, लिख दो 86 लाख आपका प्राइम कॉस्ट है। हाँ इसके आगे हम लोग क्या जोड़ते हैं बताओ, चलो कॉस्ट शीट ही तो है। फैक्ट्री ओवरहेड को हम जोड़ते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट के हिसाब से कितना बोला गया है, देखो कॉस्ट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, यानी 20% ऑफ 86 लाख 17,20,000, 17,20,000। हाँ फैक्ट्री ओवरहेड के बाद क्या करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग WIP का करना होता है। ओपनिंग WIP है क्या? नहीं होगा भी नहीं, क्योंकि पहला साल कंपनी का पहले लाइन में लिखा था। और क्लोजिंग WIP है क्या? देखो सर, हाँ प्रैक्टिकली तो है, लेकिन वो तो फाइनेंशियल के हिसाब से था। 2,40,000 WIP, तो कॉस्ट के हिसाब से कितना होगा? हाँ कुछ जानकारी तो है नहीं, तो क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। 240 कर दो माइनस लेस क्लोजिंग WIP 2,40,000, कुछ नहीं बोला तो सेम सेम मानेंगे। 240 को ब्रैकेट में दिखाओ माइनस, हाँ तो बताओ ये प्लस माइनस करने से क्या आ जाएगा, अब फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। जो आया 10,80,000, 1,80,000 है, हाँ 1,80,000 ऐसा, ठीक है। ये आपका सेकेंड हेड है फैक्ट्री कॉस्ट।
हाँ, फैक्ट्री कॉस्ट के आगे हम लोग क्या करते हैं, लिखो एडमिन ओवरहेड। कुछ बोला है कि नीचे अलग से? हाँ बिल्कुल बोला है, लिखा है एडमिन ओवरहेड जो लगेगा वो लगेगा 6 रुपये पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब कितने यूनिट्स आपने बनाए हैं बताओ? 6 रुपये लगेगा, लेकिन बनाए कितना? सोचो। बिल्कुल 1,24,000 यूनिट्स आपने बनाया है। कैसे पता चला? सेल का दिया हुआ ब्रैकेट में 1,20,000 और उसी के नीचे फिनिश गुड्स दिया 4, मतलब आपने 1,24,000 बनाया होगा, तभी तो 1,20,000 बेचने के बाद भी 4,000 फिनिश गुड्स बचा है। तो अच्छा, WIP भी तो बनाए होंगे आप, WIP को भी तो खत्म नहीं हुआ है, तो अब लिखा भी है ना आपका 6 रुपीज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो WIP का प्रोडक्शन अभी हुआ ही नहीं है, तो उसमें अभी एडमिन नहीं लगेगा। और अरे लगेगा भी तो यूनिट्स दिया कहाँ है? यूनिट्स खाली आपको इसका दिया 1,24,000। इसको करो, आपका आ जाएगा 7,44,000। इसको जोड़ दो, 1,80,000 में जोड़ देंगे। $1,80,000 तो आया फिर से 1,08,24,000। 1,08,24,000 ये क्या आ गया? थर्ड हेड भूल गए क्या? कॉस्ट शीट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब इसके आगे क्या? ओपनिंग फिनिश गुड्स तो है नहीं, हो भी नहीं सकता इस क्वेश्चन में क्योंकि पहला साल है। लेस करोगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, प्रैक्टिकली दिया था फाइनेंशियल के हिसाब से 3,20,000, तो यहाँ पे भी वही लेंगे क्या? सोचो, दिमाग लगाओ। बोला तो नहीं है क्वेश्चन में कुछ, लेकिन आपको मैंने जरूर सिखाया है कि कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये मैंने सिखाया, कॉस्ट शीट की मदद से निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए, कॉस्ट के हिसाब से चाहिए। फाइनेंशियल का तो दिया है 3,20,000 और मैं बता रहा हूँ आपको अलग है, कॉस्ट का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अलग है। 3,20,000 ये नहीं है। कैसे निकालते हैं मैंने कॉस्ट शीट में बहुत बार बताया है। जो क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट है 4,000, वो आपके पास कहां से है? रिड्यूस किए होंगे, ध्यान से सुनेंगे, स्क्रीन में देखेंगे, सब लोग भूल जाते हैं भाई इतना इजी है, ये भूल जाओगे तो फिर स्टेप बाय स्टेप आगे का कैसे मिलेगा? अगले लोग, आप लोग के पास जो ये क्लोजिंग स्टॉक 4,000 पड़ा हुआ है, ये कहां से आया? भाई आपने टोटल 1,24,000 को रिड्यूस किया था, है ना? तभी तो 1,20,000 जो है आपका सेल होने के बाद भी 4,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स बचा है, ठीक है? तो मतलब 1,24,000 में से बचा नहीं तो आप लोग मेरे को बताओ 1,24,000 में कितना खर्चा लगा होगा, उस हिसाब से मैं प्रोपोर्शनेटली निकाल लूंगा कि 4,000 में कितना लगा होगा। 1,24,000 में खर्चा कितना लगा होगा टोटल, ये बताओ। पागल आदमी, 1,08,24,000 जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है आप लोग का, भूल जाते हो इतना अच्छे से। आप लिखो 1,08,24,000 का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने में लगेगा? 1,24,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में लगेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 4,000 में कितना, ऐसे निकाला जाता है कॉस्ट में। आप भाई बोलोगे ऐसा है, क्वेश्चन में तो बोला नहीं अलग से, हम सेम टू सेम ले लेते हैं, यही तो गलती है भाई। कॉस्ट में ऐसे निकलता है क्लोजिंग स्टॉक, 4,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा 1,08,24,000 डिवाइड बाय 124 इंटू 4। कोई आया अजीब सा पॉइंट आया है? एक सेकेंड, सही है, कॉन्फिडेंस रखो, मैंने देख लिया आंसर। कॉन्फिडेंस रखना है एग्जाम में बैठ के, ये मत सोचना अजीब सा नंबर आ गया, नहीं हो सकता भाई, साल भर मेहनत किए हो, सोच के चलो हाँ सही है। जिसका सही मान लो गलत भी है, एग्जाम से निकले बंदा पूछा कितना आया, मेरा इतना, नहीं भाई तेरा गलत है, मेरा सही है, सामने वाले को दिखाने का, ठीक है? और यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिखाना है, 1,08,24,000 डिवाइड बाय 124 लाख, मतलब 124,000 इंटू 4,000, ऐसे दिखाना है। तो आया आपका 3,49,161, 3,49,161 माइनस में रहेगा। तो चौथा हेड क्या आ जाएगा? नाम क्या है चौथे का? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
माइनस करो आ जाएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ेंगे कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, सेल से माइनस करोगे प्रॉफिट भी आ जाएगा 349 161। हाँ तो आपका COGS आएगा 104,74,839। हाँ इसमें आप जोड़ोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कितना बोले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के हिसाब से बताओ। 8 रुपए लिखा है, 8 रुपए पर यूनिट सोल्ड, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1,24,000 से, 1,20 पर यूनिट सोल्ड बोला है, जितना आपने भाई सेलिंग ओवरहेड है जितना सेल किया उसी पे लगेगा, तो हो गया 9,60,000। इसको आप जोड़ोगे 104,74,839 में, तो आ गया 1,14,34,839। ये आपका पांचवा और लास्ट हेड है कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ प्रॉफिट के लिए जगह छोड़ के सेल लिखोगे, प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर बीच का, और फिर रिकंसिलेशन वो तो आप लोग करोगे। प्रॉफिट के लिए जगह छोड़े, बैलेंसिंग फिगर, सेल लिखे, भाई सेल वही रहता है चाहे कॉस्ट का हो चाहे प्रॉफिट का हो, सेल तो वही रहेगा, उसमें थोड़ी कोई डिफरेंस आता है। 1,20,00,000 का ही सेल होगा, माइनस कर देंगे तो आया 5,65,161। ये है आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। अब करोगे कैंसिलेशन, दोनों प्रॉफिट आपको पता चल गया है। डिफरेंस कहाँ कहाँ आएगा वो भी आप लोग खुद बनाए हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाए हो, कॉस्ट शीट बनाए हो, कहाँ कहाँ डिफरेंसेस है आपको मालूम है, वही सिर्फ आएगा रिकंसिलेशन में। भाई जहाँ डिफरेंस है वही तो आएगा, निकालो ढूंढो लिखो। हाँ बिल्कुल इसमें क्या दिखाऊं? अच्छा वो हाँ COGS इसने अलग किया, प्रॉफिट तो हमारा सेम आया है। अच्छा अच्छा इसमें हाँ तो देखो COGS आप लोग बोले तो मेरा ध्यान भी गया, एक सेकेंड, नहीं सही तो है, हाँ सही है सबसे। हाँ मैं उसमें ढूंढ रहा हूँ। रिकंसिलेशन चालू करो फटाफट शॉर्ट में लिख लिख के। डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पे है आप लोग बताओ और करो।
जूम चालू किया हूँ, 2.5 GB नेट खत्म हो गया, क्योंकि वाईफाई भी काम नहीं करता है यहाँ का, कनेक्ट ही नहीं होता, पता नहीं। एक चीज टिक ऐसे टिक नहीं कर सकते, हाँ ये ओके है। हाँ, टेस्ट का टॉपिक डिसाइड कर लें, क्या क्या दोगे? स्टैंडर्ड और बजट और मार्जिनल, ये 3 तो रहेगा। स्टैंडर्ड अभी भी था, हाँ वो मैं आज बैठ के चेक करूंगा अच्छे से, आज टाइम है मेरे पास। स्टैंडर्ड तो रहेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 2 में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अपना बजट, ये 3 चैप्टर मैं बताया हूँ पहले भी, अभी आपको 35 मार्क्स देगा, ग्रुप 2 में 50 मार्क्स देगा, ये 3 चैप्टर बस ग्रुप 2 के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है। तो ये 3 तो रहेगा, इसके अलावा और एक और कौन सा रखें? ओवरहेड रख लें, पहले भी ओवरहेड था ना, इसका रख लेते हैं, रिकंसिलिएशन, बहुत इजी है। चलो ये 4 चैप्टर स्क्रीन पे देख लो सब लोग, दिखेगा। ये 4 चैप्टर संडे को टेस्ट रहेगा, सैटरडे 4 चैप्टर है, 50 मार्क्स।
से टाइम चेंज, गुड मॉर्निंग, फिर से टाइम चेंज होगा ना, बिल्कुल होगा होगा होगा। वो फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, फाइनेंशियल का एडमिन ओवरहेड कितना दिया है 7 लाख, तो उसमें वो क्या होगा, इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, पहले सोचो। फिर अलग से क्यों दिखाया हम लोग? फाइनेंशियल में नहीं होगा ना। देखो देखो, मैंने कंफ्यूज किया था स्टार्टिंग में, आपने सही बहुत कंफ्यूज हो गए। अच्छा प्राची तो है नहीं, हाँ कर देते हैं फिर भी। देखो स्टार्टिंग में जहां मैंने आप लोग को घुमाया था, वो मैं ये स्क्रीन पे देखो, वो मैं ये बता रहा था, हाँ अगर कॉस्ट का सोचते तो कि जब आपको एडमिन ओवरहेड दिया हुआ टेबल में जो एडमिन ओवरहेड दिया हुआ है 7 लाख का, अगर ये कॉस्ट का होता, अगर ये कॉस्ट का एडमिन ओवरहेड होता और फिर नीचे अलग से लीगल चार्जेस दिए कितना 70-80 जो भी दिया हुआ है ना, तो पहले तो ऐसे जो लीगल चार्जेस कॉस्ट में आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है, एडमिन ओवरहेड के अंदर आता है, तो इसको मैं कॉस्ट का अगर ये होता तो मैं इंक्लूडेड मान लेता, ठीक है। लेकिन मैंने फिर बोला पहली लाइन तो पढ़ो, क्या है ये फाइनेंशियल है, तो मतलब ये अलग अलग है, पहले तो 7 लाख अलग है और लीगल जितना भी है 70-80 कितना है बताओ, 10 है ना, हाँ चलो 10 नहीं, ये तो 7 लाख का एडमिन ओवरहेड, 10,000 का लीगल चार्जेस अलग अलग है, तो इसलिए फाइनेंशियल में तो हमने दोनों दिखा दिया, आपने प्रॉफिट लॉस बनाया है, 7 लाख का एडमिन ओवरहेड अलग से दिखाए हो, 10,000 का लीगल चार्जेस अलग से दिखाए हो, ठीक है, इतना क्लियर। बात आती है अब कॉस्ट शीट की। कॉस्ट शीट में आपने एडमिन ओवरहेड कहाँ से निकाले कैसे, अमाउंट जो भी होगा निकाले कैसे उसको, अलग से नीचे टेबल में दिया था कितना, 6 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो क्या उसमें लीगल चार्जेस इंक्लूड हो सकता है, होना चाहिए, वो अलग बात है। आपने क्या लिखा, 6 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस किया उतने में 6 रुपए मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें लीगल चार्जेस कैसे जुड़ सकते हैं, क्या लीगल चार्जेस प्रोडक्शन से कोई मेल खाता है, नहीं खाता है, तो अब वही बात हो गई, लीगल चार्जेस आपने फाइनेंशियल में दिखाया है, कॉस्ट में नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया है, क्योंकि वहां पे जो आपने एडमिन निकाला है 6 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस से निकाला है, 1,24,000 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो उसमें लीगल चार्जेस का कुछ इंक्लूड हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। यूनिट्स प्रोड्यूस से लीगल चार्जेस का कोई लेना देना नहीं है, वो अलग है, ठीक है, जो ही कंसेल में आएगा। फाइनेंशियल ने दिखाया है उसका माइनस हो गया होगा, प्लस कर दिया, हाँ फाइनेंशियल में माइनस हुआ है तो उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। इसको बनाओ, मेरा नेट पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं बंद कर रहा हूँ, इसके बाद भी डाउट होगा तो अभी बैठे हो आप लोग, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, पूछ सकते हो।